आइए जल्दी से, ये एक आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, जो आज का जिस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की और वर्ल्ड की, उस पर एक प्रकाश डालता है। और रुपी जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपये में फ्लक्चुएशन हो रहा है उस पर थोड़ा फोकस करता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसका जो टाइटल है वो है इंडिया फेसेस अ 1991 मोमेंट, इट नीड्स टू रिफॉर्म रीलुक एट सब्सिडीज। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। द इंडियन रूपी कंटिन्यूज टू वीकन अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंडिया का रुपी है वो यूएस डॉलर के मुकाबले कंटिन्यूसली वीक हो रहा है। इफ द आरबीआई डज नॉट इंटरवीन डिसाइसिवली, द एक्सचेंज रेट कुड वेल स्लाइड टू रुपीज 100 पर डॉलर। और अगर आरबीआई निर्णायक तरीके से इस सिचुएशन में इंटरवीन नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता है, तो $1 की कीमत जो है वो 100 रुपये के अराउंड जा सकती है। टू स्टेबलाइज द रुपी, द आरबीआई में नीड अ वॉर चेस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 to 60 बिलियन डॉलर, एंड इवन दैट वुड प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी रिलीफ। तो इस तरीके से जिस तरीके से रुपए में गिरावट आ रही है उसको स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई को कम से कम 50 से 60 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये 50 से 60 बिलियन डॉलर भी जो हैं वो एक टेम्परेरी रिलीफ ही प्रोवाइड कर पाएंगे। द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द क्राइसिस लाई लार्जली बियॉन्ड आरबीआई कंट्रोल। तो जो मुख्य कारण हैं इस पूरे क्राइसिस के, वो मुख्यतः आरबीआई के कंट्रोल के बाहर हैं, ऐसा इस पहले पैराग्राफ में इस आर्टिकल के बताया गया है। द क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट इज फाइनली हिटिंग इंडिया प्रिटी हार्ड। तो जो मिडिल ईस्ट की में जो क्राइसिस हुई है अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग की वजह से, वो उसका असर अब इंडिया पे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। एनर्जी एंड फर्टिलाइजर कॉस्ट हैव ऑलमोस्ट डबल्ड। एनर्जी के और जो फर्टिलाइजर हैं उनकी जो दाम है वो लगभग दुगने हो चुके हैं। द रिसेंट इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस बाय अराउंड ₹3 to 4 रुपीज 3 to 4 पर लीटर इज ओनली अ पार्शियल पास थ्रू ऑफ ग्लोबल प्राइसेस। और हाल फिलहाल में जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वो एक पार्शियल पास थ्रू है ग्लोबल प्राइसेस का। सिमिलर अंडर प्राइसिंग एग्जिस्ट इन एलपीजी, एलएनजी एंड फर्टिलाइजर्स स्पेशली यूरिया। और इसी तरीके की अंडर प्राइसिंग जो है वो एलपीजी, एलएनजी और फर्टिलाइजर्स में खास करके यूरिया में देखी जा रही है। These pressures are likely to widen the fiscal deficit beyond 5% of GDP। और इस तरीके के जो इकोनॉमिक दबाव हैं उनकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी के 5% से भी ज़्यादा रहने का अनुमान है इस आर्टिकल के मुताबिक। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर लूजिंग इंटरेस्ट इन इंडिया एंड विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इन हालातों को देखते हुए इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से विड्रॉ कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर इक्वली वरिड एंड आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट बिग। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन हालातों में चिंतित हैं और वो भी कोई बड़ा निवेश करने से बच रहे हैं। द आईएमडी हैज़ फोरकास्ट अ स्ट्रॉन्ग अल्नीनो। और इस पर से जो आईएमडी है उसने एक स्ट्रॉन्ग अल्नीनो की फोरकास्ट किया है। एज अ रिजल्ट द इंडियन इकोनॉमी इज लूजिंग मोमेंटम। तो इन सारी वजहों से जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अपनी गति लूज कर रही है। आवर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टुडेज कंडीशन इज दैट इन द current financial year, that is financial year 27, India will be lucky to clock 6% GDP growth and contain consumer price index CPI inflation below 6%। तो जो ये इस आर्टिकल में जो इनके लेखक हैं उनका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आज के जो कंडीशन हैं उन कंडीशंस के हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर 27 में इंडिया जो है उसकी जीडीपी ग्रोथ 6% के अराउंड रहने की उम्मीद है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन है, वो 6% से नीचे रहने की उम्मीद है इनके अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज remains closed
For another 3 months, GDP growth will fall below 6% and CPI inflation will shoot above 6%, the upper band of the RBI for inflation control. लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले 3 महीने तक बंद रहता है तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% से नीचे जा सकती है और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर जा सकता है। और जो जो 6% का जो इन्फ्लेशन का बैंड है 6% का, वो आरबीआई का इन्फ्लेशन कंट्रोल का अपर लिमिट है। द आरबीआई विल नॉट हैव मच चॉइस बट टू रेज द रेपो रेट्स सून, ट्रिगरिंग द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट्स। इन सब हालातों को देखते हुए आरबीआई के पास ज़्यादा चॉइस बचेगी नहीं सवाई इसके कि आरबीआई रेपो रेट जो है उनमें बढ़ोतरी करे, और उससे होगा ये कि हर तरीके के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, तो हर तरीके के जो लोन पे इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, उसका रिपल इफेक्ट ये होगा। द इकोनॉमी सीम्स टू बी on the brink of a major crisis. The only rational way to avoid this is to carry out major reforms similar to those in 1991. यहाँ ये आर्टिकल कहता है कि इन सारी चीज़ों, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी जो है एक मेजर क्राइसिस की तरफ देख रही है, और इस क्राइसिस को अवॉइड करने का एक तर्क संगत तरीका यही है कि मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएं, बड़े स्तर पे आर्थिक सुधार इंट्रोड्यूस किए जाएं जिस तरीके से 1991 में किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड फॉर ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड सम चीफ मिनिस्टर्स हैव रिपोर्टेडली ट्रैवल्ड ऑन मोटरसाइकिल्स, मेट्रोज एंड इलेक्ट्रिक कार्स। यहाँ पे यह आर्टिकल उन जो प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले जिस तरीके से बचत करने के लिए लोगों से अपील की थी उन मेजर्स का जिक्र करता है। The technical blueprint of economic reforms is not difficult to prepare, but what is required is the political will to undertake such reforms. यहाँ यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी आर्थिक सुधार का ब्लूप्रिंट तैयार करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसको धरातल पे उतारने के लिए पॉलिटिकल विल, एक मजबूत पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है। The culture of distributing freebies at the central as well as the state level is now deeply entrenched. तो यहाँ ये आर्टिकल जिक्र करता है जिस तरीके से फ्रीबीज चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, जिस तरीके से फ्रीबीज का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है चुनाव, खास करके चुनाव के दौरान में, वो इंडिया में बहुत डीप उसने अपनी जगह बना ली है, और उसको जल्दी से रिप्लेस करना अब आसान नहीं होगा ये फ्रीबीज के कल्चर को। इस चीज़ पे आर्टिकल एम्फेसाइज करता है। दैट्स द बिगेस्ट हर्डल इन कैरिंग आउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और ये जो है ये एक सबसे बड़ा हर्डल है इस एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रास्ते में। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट विद द एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी। तो इसको समझाने के लिए जो इस आर्टिकल के लेखक हैं उन्होंने फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी का एग्जाम्पल लिया है। टेक द केस ऑफ फर्टिलाइजर्स फर्स्ट। तो पहले फर्टिलाइजर के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया इम्पोर्ट्स एनीवेयर फ्रॉम 20 to 25% ऑफ इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट्स। तो इंडिया जो है वो अपनी यूरिया रिक्वायरमेंट का 20 से 25% इम्पोर्ट करता है। The last import tender showed that the minimum price of urea's landed cost on the west coast would be $935 per ton. तो जो लास्ट प्राइस है जो इस आर्टिकल के हिसाब से जो लास्ट प्राइस है पर टन यूरिया इंपोर्ट का इंडिया के कोस्ट पे वो $935 पर टन था, बट इट इज़ बीइंग सोल्ड एट लेस देन $70 पर टन टू फार्मर। लेकिन इंडिया में जब ये किसानों को बेचा जाता है तो ये $70 पर टन से भी कम में बेचा जा रहा है। मतलब आप समझिए जो चीज़ इंपोर्ट हो गई $935 प्रति टन की पड़ रही है, वो जब फार्मर्स को बेची जा रही है तो $70 पर टन पे बेची जा रही है। बट वॉट
we know is that such pricing creates a large arbitrage, a large amount that is being diverted away from agriculture to other industrial uses in India and also smuggled out to neighboring countries. यहाँ ये आर्टिकल इस बात को हाईलाइट करता है कि इस तरीके की जो प्राइसिंग है, जो इतना डिफरेंस है, वो एक आर्बिट्रेज मार्केट क्रिएट कर देती है। आर्बिट्रेज मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जहाँ पे कोई शख्स या कोई समूह एक मार्केट से किसी कमोडिटी को बहुत कम दाम में खरीदता है और किसी दूसरे मार्केट में ले जाकर उसे बहुत ऊंचे दामों में बेच देता है, तो इसे आर्बिट्रेज मार्केट कहते हैं। तो इससे हो ये रहा है कि लोग बहुत कम में फर्टिलाइज़र यहाँ पे ख़रीद रहे हैं इंडिया में, और वो उसे नॉन फार्म जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन तक में उनको उन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र को स्मगल किया जा रहा है। The root cause is the enormous subsidy on urea, which today covers nearly 90% of its cost. तो यहाँ ये आर्टिकल कहता है, तो इस आर्बिट्रेज का और इस तरीके का जो स्मगल कर दिया जाता है फर्टिलाइज़र दूसरी कंट्री में, उसका जो रूट कॉज है, वो जो सब्सिडी यूरिया पे दी जा रही है वो है, जो कि 90% कॉस्ट उस सब्सिडी की वजह से कवर हुआ जा रहा है। The fertilizer subsidy bill budgeted at rupees 1.71 lakh crore for financial year 27 is almost certain to exceed rupees 2.25 lakh crore and could even touch rupees 2.50 lakh crore। तो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है, जिसके लिए बजट में फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में 1,71,000 1.71 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, तो ये अनुमान लगाया गया है आर्टिकल में कि वो 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा होने के अनुमान है, और यहाँ तक कि वो 2.50 लाख करोड़ भी टच कर सकता है जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है। द अल्टीमेट सोल्यूशन, द रियल ब्रह्मास्त्र लाइज इन रिफॉर्मिंग द एंटायर chemical fertilizer subsidy regime by moving towards a direct benefit transfer system on per acre basis integrated with the PM किसान स्कीम। अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और आपके इंटरव्यू में भी ये हेल्प करेगा आपको। यहाँ से अब सॉल्यूशंस और सजेशंस और वे फॉरवर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। तो यहाँ ये आर्टिकल बताता है कि इस पूरी समस्या से निपटने का जो एक ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि हम लोगों को सब्सिडी रिजीम को रिफॉर्म करना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और इस पूरी व्यवस्था को जो पीएम किसान स्कीम है उससे इंटीग्रेट करना चाहिए। तो ये आप अपने सजेशंस में लिख सकते हैं। मान लीजिए आप कभी एग्जाम में आए कि गिव योर सजेशंस, तो ये इसमें आप दे सकते हैं सजेशन, और अगर कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उस बारे में बात होती है तो आप ये बताएंगे, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर का के ऊपर आपका। Concerns relating to tenant farmers can be addressed by triangulating different data sets, provided the government gives this reform the same priority it once accorded to Jan Dhan Aadhaar Mobile Linkage Initiative। और जहाँ तक की बात है, जो टेनेंट फार्मर्स हैं, जो ऐसे किसान जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, उनकी समस्याओं और उनकी इश्यूज़ की बात है, तो उन इश्यूज़ को से रिलेटेड डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, और इस इनिशिएटिव को उसी प्रायोरिटी से गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जनधन आधार मोबाइल लिंकेज वाला जो इनिशिएटिव था उसको आगे बढ़ाया था। तो ये पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी इम्पोर्टेंट है, और आपको एग्जाम में लिखने का पॉइंट भी दे रहा है, और आपको आगे अपनी बात एक्सप्रेस करने का भी एक वो दे रहा है कि आप किस तरीके से अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। वंस दिस ट्रांजिशन इज मेड, फर्टिलाइजर प्राइसेस शुड बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। तो आगे आर्टिकल कहता है जब ये इतना काम हो जाए तो फिर फर्टिलाइजर प्राइसेस जो है उन्हें मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। That would curb leakages and smuggling of urea, correct the imbalance in the use of nitrogen, phosphorus and potassium and improve nutrient use efficiency। तो जब ये हो जाएगा
तो जब मार्केट फोर्सेस के भरोसे फर्टिलाइजर के प्राइसेस छोड़ दिए जाएंगे तो उससे जिस तरीके से फर्टिलाइजर की बर्बादी होती है या उसकी स्मगलिंग होती है वो सही हो जाएगी, और जिस तरीके से बेहिसाब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल होता है वो उसका इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। बैलेंस तरीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाएगा और उससे होगा ये जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, मतलब जो एफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल करने की, वो बढ़ जाएगी। सच रिफॉर्म कुड सेव गवर्नमेंट एटलीस्ट 40,000 to 50,000 करोड़ एनुअली, और इस तरीके के रिफॉर्म से सरकार के पास हर साल 40,000 से 50,000 करोड़ की सेविंग भी होगी। If comprehensive reform is politically difficult, the second best option would be to impose quantitative restrictions on fertilizer sales based on landholding size and the crops being cultivated. अगर एक साथ इस तरीके के रिफॉर्म को अंडरटेक करना पॉलिटिकली डिफिकल्ट हो तो एक दूसरा तरीका ये है कि जो फर्टिलाइजर सेल है उस पर क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए लैंड होल्डिंग के हिसाब से, और कौन सी क्रॉप उस पे उस लैंड पे कल्टीवेट की जा रही है उस हिसाब से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि एक बार में आप इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा चीज़ नहीं खरीद सकते। इफ इवन दैट प्रूव्स अनफीजिबल, a third alternative would be to bring urea under the nutrient based subsidy scheme, raise urea prices gradually and potentially reduce the prices of phosphatic and potassic fertilizers while keeping the overall subsidy bill around rupees 2 lakh करोड़। और अगर ये शुरुआती दो स्टेप जो बताए हैं अगर ये भी एक अंडरटेक करना मुश्किल हो तो ये किया जा सकता है कि यूरिया को जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है उसके अंडर लाया जाए, धीरे धीरे यूरिया के प्राइसेस बढ़ाए जाएं और जो फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्राइसेस धीमे धीमे कम किए जाएं। और इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि जो ओवरऑल टोटल सब्सिडी बिल है वो जो है 2 लाख करोड़ के आसपास ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। अ सिमिलर इशू अराइजेज विद फूड सब्सिडी, और यही ही सारी समस्याएं जो हैं वो फूड सब्सिडी के साथ हैं। और यही इन्हीं ही तरीकों को फूड सब्सिडी को में जो फूड सब्सिडी रिजीम में जो ड्रॉबैक्स हैं या उसमें जो लीकेजेस हैं उनको सही करने के लिए इन्हीं सारी स्टेप को फूड सब्सिडी में भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा इजी टू अंडरस्टैंड एक आर्टिकल था जो आज के आपको जिस तरीके का इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड ओवर का और इंडिया स्पेसिफिक खास करके, वो इसका एक आउटलुक देता है। ये आपको इकोनॉमिक्स में काम आएगा, आपको ऐसे में भी काम आ सकता है, जीएस पेपर 3 में तो काम आएगा ही आएगा, और इंटरव्यू में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। और एक आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी ये एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो क्या आपको आर्टिकल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस आर्टिकल को अभी अब यहीं ही रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।